So let us begin today's class. Now in today's class we are going to start the application of maxima and minima. Clear? What? Application of maxima and minima हम लोग करेंगे. Now इस application of maxima and minima में हम लोग सारा उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लेकिन एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग. Now before starting reading the question, पहले एक बार समझ लो सब कोई कि सारे क्वेश्चन को रीड करके, रिपीट, सारा क्वेश्चंस को रीड करने के बाद रीड द क्वेश्चन एंड डिवाइड द क्वेश्चन इनटू three parts. Read the question and divide the question into 3 parts. What are those 3 parts? Number 1, determine the given condition. Determine the given condition. इसका मतलब क्या है देखना एक बार. तुम क्वेश्चन को रीड करके आइडेंटिफाई करो कि उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, मतलब क्या चीज कांस्टेंट है. दैट इज कांस्टेंट. मतलब क्वेश्चन को रीड करके तुमको कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना है कि उस क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है. सेकेंड पार्ट, determine the function whose maximum or minimum value is to be determined. मतलब अब वो फंक्शन को डिटरमाइन करो जिसका हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है. ठीक है. तीसरा चीज हम लोग को या तो फाइंड करना पड़ सकता है या हम लोग को प्रूव करना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. मतलब तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ या तो हम लोग को कुछ निकालना पड़ सकता है या हम लोग को कुछ प्रूव करना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. नाउ सी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन लोग ने ये पर्टिकुलर चैप्टर शायद कर लिया हो स्कूल के हिसाब से, बहुत बढ़िया है, ये पॉजिटिव चीज है. लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं तुमको, मैंने जो देखा है इतने सालों से मैं जो क्लासेस ले रहा हूं, मतलब उससे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर देखो तो जैसे कि डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में बहुत आसान लगता है सब कोई को, एक बार हो जाने के बाद उसके बाद कंसेप्ट में प्रॉब्लम आने लगता है. सिमिलरली वैसे सोच के तुम लोग ये चैप्टर देखना कि स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको ये चैप्टर बहुत इजी लगे, मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, हो सकता है तुम लोग स्कूल में कर लिया हो और करने के बाद वो चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा. लेकिन प्लीज यहाँ पे जो कर रहे हैं तुम लोग, एक बार इस सिस्टम से करो. तुम लोग हो सकता है ये सिस्टम से करेगा तो हो सकता है स्कूल में कुछ स्पेसिफिक सम्स तुम लोग सॉल्व कर लिया हो तो लग रहा होगा कि चलो हो गया, बट इसमें बहुत वैरायटी सम है. मैं चाहता हूं कि ये तरीके से देखो और तब जाके अगर हो जाए तो सोचना कि कंप्लीट हो गया. ओके. और हर सम में तुमको आराम से पहले हर क्वेश्चन को रीड करके 3 चीज डिटरमाइन करना है. ये 3 चीज क्या है? पहला चीज आइडेंटिफाई करना है कि क्या गिवन है, दैट इज कांस्टेंट. दूसरा चीज क्या डिटरमाइन करना है? फंक्शन जिसका हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करना है. और तीसरा हम लोग को या तो फाइंड करना पड़ सकता है या प्रूव करना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. नाउ आई वांट एवरीवन टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल में है. आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 11F. हम लोग ये एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल से ही करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज का नंबर है एक्सरसाइज 11F, पेज 521. चैप्टर नेम इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो पहला क्वेश्चन एक बार रीड करना सबको. क्या है क्वेश्चन देखो एक बार. फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose product is 49 and the sum is minimum. मतलब यहां पे हम लोग को वो 2 नंबर्स निकालना है जिसका प्रोडक्ट क्या होगा? 49 होगा. क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 49 is the first condition. सेकेंड कंडीशन ना, वो 2 नंबर्स ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों नंबर्स का
जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। सम ऑफ टू नंबर्स इज मिनिमम। और तीसरा पॉइंट हम लोग को क्या निकालना है कि अगर वो दो नंबर्स का सम मिनिमम होगा और उस दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 49 होगा तो वो नंबर्स क्या है, निकालो, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड टू नंबर्स। नाउ ध्यान देना इधर, हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे, ठीक है। पहला वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 49। तो देखो एक बार, अगर हम दो नंबर्स के बारे में देखें तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 49 बहुत तरीके से हो सकता है। 1 into 49 is equals to 49, 49 into 1 is also equals to 49, 7 into 7 is also equals to 49, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को बहुत सारे केसेस में, हम लोग को सारे केसेस में हम लोग को वो दो नंबर्स लेना है जिसका प्रोडक्ट भी 49 होगा और वो दोनों का सम क्या होगा, मिनिमम ऑफ ऑल, सबसे छोटा होना चाहिए। और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 49 होगा, जैसे कि 2/7, मतलब बहुत नंबर्स है, इस तरह करके बहुत सारे नंबर्स हैं। ऐसा बहुत सारा पेयर्स है जिसको अगर हम दो नंबर्स लेते हैं तो वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 49 ही होगा और वो दोनों का सम मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये सारे ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम देखेंगे कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो फिक्स होना चाहिए, क्या है, 49, और वो दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ ऑल। तो ऐसा बहुत सारा केसेस है, मैं यहाँ पे तीन ही शो कर रहा हूँ क्योंकि इजीली ये तीन केस दिमाग में आ गया, और भी बहुत सारे केसेस है। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि वो दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 49 हो और उसका सम जो है नंबर्स का वो मिनिमम ऑफ ऑल हो, हमको ये बोला जाएगा क्वेश्चन में। तो एक बात बताओ, वो दो नंबर्स क्या है, हमको पता है? नहीं, हमको पता नहीं। मतलब मेरे दिमाग में वो दो नंबर्स वैरी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वैरी कर रहा है मतलब मेरे दिमाग में वो दो नंबर्स क्या है, वेरिएबल है, समझ में आया। तो वो दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 49 होगा वो मेरे दिमाग में वैरी कर रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या है यहाँ पे, वो कौन सा दो नंबर्स होगा जिसका प्रोडक्ट 49 होगा और उसका सम मिनिमम होगा, लेट अस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप देखो, ध्यान देना, स्टेप वन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 49, बट व्हिच टू नंबर्स का प्रोडक्ट 49? लेट x and y be the two numbers. Clear? Now, how is this two variables and this constant related is the most important part. तुम्हारा पहला वाला स्टेप तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक तुम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट से ना रिलेट कर लो। मतलब अभी भी हम लोग स्टेप 1 में है, हम लोग का प्रोसेस जो है वो कहां पे है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कब खत्म हो जाएगा, जब हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट से रिलेट कर लेंगे। तो हम लोग को पता है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 49 है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग का पहला स्टेप खत्म हो गया। नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज मिनिमम। सो लेट z be the sum of two numbers. Okay, let z be the sum of two numbers. So z will be how much? It will be x plus y. I repeat, z represents a function. जैसा अभी तक तुम लोग करते आ रहे हैं fx, fx को हम लोग y भी ले सकते हैं। सिमिलरली ये फंक्शन को इस फंक्शन को मैं z से डिनोट कर रहा हूं, तुम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। लेट s be the sum of two numbers, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और s क्या है, कैपिटल है, फंक्शन का नाम कैपिटल से डिनोट करना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहां पे स्टार्ट होगा, देखो अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 में है। स्टेप नंबर 2 क्या है बताओ तो? स्टेप नंबर 2 में हम लोग पूरा मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूरा स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। आई रिपीट, स्टेप नंबर 2 में मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हम यहां पे दिखाएंगे। और कौन से प्रोसेस हम यूज करेंगे, मतलब कौन सा टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाले। एक बात बताओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहला स्टेप क्या है बताओ तो? यस टेल मी।
क्या होता है बताओ तो पहला स्टेप? द फर्स्ट डिफरेंशिएट करना, क्रिटिकल पॉइंट। पहला स्टेप देखो, मैं बोला पहला स्टेप, और बहुत लोग आंसर दे रहे हैं थर्ड स्टेप। उल्टा बोलने का आदत छोड़ो। पहला स्टेप मतलब पहला स्टेप ही बोलो ना। पहला स्टेप क्या है बताओ? द डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट करना फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू क्या, बताओ तो? यस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, देखो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके इसको एक वेरिएबल में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की जगह पे 49/x लगा देंगे, या फिर हम x के जगह पे 49/y लगा देंगे, एक ही बात है। तुम्हारा इच्छा है तुम इसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस करो या y के टर्म्स में एक्सप्रेस करो फंक्शन को, दिस इज योर चॉइस, टोटली योर चॉइस। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से मैक्सिमम मिनिमम का प्रोसेस। सी फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। जहां पे मैंने वेरिएबल क्या रखा है, x रखा है, तुम y में भी रख के भी कर सकते हैं। तो फिर यहां पे ds/dx क्या हो जाएगा, ddx of x 1 होता है, ddx of 49/x, 49 इज अ कांस्टेंट, 1/x को हम लोग x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 x टू द पावर -2, दैट इज -49/x² इन द ब्रैकेट। उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद अब हम लोग, तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या है बताओ तो, देयरफॉर ds/dx is equals to 1 minus 49/x²। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये हो गया पहला स्टेप। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेकंड स्टेप? यस, द फैक्टराइज। यस, फैक्टराइज कर लो। सेकंड स्टेप है फंक्शन को जीरो से इक्वलाइज करना। मैं बता रहा हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो अपने कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि पहला स्टेप में डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप में हम लोग को डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट है उसको जीरो से इक्वलाइज करना। यहां पे फैक्टराइजेशन करने का दरकार नहीं है, यहां पे फैक्टराइजेशन शो करने का जरूरत नहीं है। सो नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, for the critical points we have, मतलब ds/dx को इसी फॉर्म में रखना रहने दो। अब हम लोग ds/dx को जीरो से इक्वलाइज करेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, x का वैल्यू आ जाएगा +/-7। अब एक बात बताओ तुम लोग, x डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, x यहां पे डिनोट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। मैं एक्चुअली वो चीज भूल गया, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब x और y क्या है, दीज आर टू पॉजिटिव नंबर्स है यहां पे। इसके हिसाब से -7 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x and y आर पॉजिटिव नंबर्स, therefore x equals to 7 is the critical point, ठीक है। अब ये पॉइंट पे हमको टेस्ट करना है, ये पॉइंट पे हमको टेस्ट करना है कि जो अपना फंक्शन है, क्या फंक्शन बताओ तो, सम को क्या चीज से डिनोट किया मैंने, s, मतलब जो हमारा फंक्शन है क्या वो इस पॉइंट पे मिनिमम है या नहीं, हमको ये जानना है। देखो तो हाउ टू टेस्ट, दो तरीका है टेस्ट करने का, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, लेकिन हम लोग सेकंड ऑर्डर ही यूज करेंगे। तो बता सकते हो तुम लोग अपने कॉपी में देख के बताओ तो, फर्स्ट स्टेप हो गया डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, थर्ड स्टेप क्या है बताओ तो, कॉपी में देख के बताओ। So again differentiating ds/dx. अगेन देखो अभी ना स्टार्टिंग है, तो हम लोग को एकदम सिंपल रखना है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, सारा स्टेप्स को दिखाना है। हमेशा मैं ये बोलूंगा जितना देखो स्टेप्स दिखाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा परफेक्शन आएगा। उससे क्या होगा बोलो तो, कहीं अगर जल्दीबाजी में तुमको आंसर निकालना पड़े ना तो जरूर राइट होगा, लेकिन शुरुआत में तुम बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनता है, तेरा मैं नहीं, जो हम देखे अपने फिजिकल क्लासेस में।
एक बार ना यहाँ तक कॉपी करो तो एक बार पहले सबको यहाँ तक एक बार कॉपी करो, जगह भी नहीं है, जस्ट कॉपी. So after determining the critical points, let us check whether this point is a point of minimum for this particular function or not. ठीक है? So how to test? Listen here. Let us once again differentiate the function with respect to x. So again, differentiating ds by dx with respect to x, we get d square s by dx square. Correct? 1 का डेरिवेटिव is how much? 0. 1 का डिफरेंशिएशन 0. -49 बाहर है, ये वैसे रख दो. 1 by x square को x to the power -2 लिखना and then you differentiate. So we have -2 x to the power -3 minus plus 98 by x cube. ठीक है, ये रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अब बता सकते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या करना चाहिए, बताओ तो. मतलब ये पॉइंट को क्या करेंगे बताओ तो एक बार. सब उसमें पुट करना. करेक्ट, उसमें पुट करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो केसेस दिखाने का जरूरत नहीं. मतलब केस 1 when x equal to 7, केस 2 when x equal to, क्योंकि एक ही तो केस है. तो डायरेक्ट क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, d square s by dx square at x equals to 7 डायरेक्ट लिख दो. समझ में आया बात मेरा क्या बोला मैंने? तुम लोग को जो फंक्शन वाले में देखा होगा कि बहुत सारा पॉइंट्स होगा, 3-4 पॉइंट्स होगा, तो वहां पे अलग अलग केस लिख के दिखाना. केस 1 d square by dx square by d square s by dx square at x equal to 7. एक और पॉइंट होगा तो उस पे दिखाना होगा, एक और पॉइंट होगा तो उस पे दिखाना होगा. यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट. तो नेक्स्ट स्टेप में बस क्या करो 7 लगा. अब यहाँ पे लगाने के बाद क्या मुझे पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा? यस, टेल मी, क्या पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करना है या सिर्फ मुझे देखना है कि आंसर प्लस है या माइनस है? बताओ तो. सिर्फ प्लस है या माइनस. और क्लियरली यहाँ पे 98 by 7 क्यूब का आंसर ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब देयरफॉर d square s by dx square is greater than 0. therefore s is, s मतलब सम फंक्शन, therefore s is minimum at minimum at x equals to 7. मतलब हम लोगों ने अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया. सेकंड पार्ट में क्या करना था? हम लोग को जानना था कि सम फंक्शन कब मिनिमम होगा. कब मिनिमम होगा? जब x का वैल्यू 7 होगा. कंप्लीट. अब तीसरा पार्ट में आते हैं, फाइंड टू नंबर्स. फाइंड टू नंबर्स मतलब फाइंड x एंड y. x इक्वल टू x मिल गया, y निकालने के लिए क्या करेंगे? हमेशा याद रखना x और y निकालना है हम लोग को. x और y का रिलेशनशिप हम लोग को देखो इक्वेशन नंबर 1 में मिला है. देखो इक्वेशन नंबर 1 में x और y का रिलेशनशिप क्या है? वी नो दैट xy का वैल्यू 49 है. यहां पे x का वैल्यू 7 पुट करना, तो y हो जाएगा 7. therefore the two numbers are 7 each. clear? therefore the two numbers are 7 each. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि find the two positive numbers. Two numbers are 7 each for which product is 49. yes, we are getting 7 7s of 49. given condition is satisfying and their sum is minimum. मतलब 7 plus 7 equals to 14 is the minimum sum of all. मतलब ये वो सिचुएशन है जब दो नंबर्स का सम, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम सबसे मिनिमम होगा और प्रोडक्ट 49. clear everyone? so this way you have to do. make sure that please make habit of doing sum this way, the way I explain you. क्या पहला स्टेप फिर से मैं एक बार समराइज करता हूं. पहले डिटरमाइन करना क्या गिवन है. तो इस सम में क्या गिवन है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट, पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 49 गिवन है. सेकंड, डिटरमाइन द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम. यहाँ पे वो फंक्शन क्या है? सम फंक्शन. ठीक है. और तीसरा हमको फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है, फाइंड करना है. ठीक है. इस हिसाब से एक बार कॉपी में देखो और अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो. अगर नहीं है डाउट तो सबको क्वेश्चन नंबर 2 करेगा आरिस अग्रवाल, मतलब जो मैंने व्हाट्सएप किया आरिस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2. मैं टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करो. आज अगर तुम लोग 1-2 सब हम लोग कर लेते तो बस हो जाएगा. जस्ट नोट डाउन इन क्वेश्चन नंबर 2. एवरीवन जस्ट नोट डाउन. दिस इज द सम यू आर आस्क्ड टू डू, बट मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पॉइंट है कि सम ऑफ टू नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इज 16.
We don't know what is that two positive numbers. So let the two positive numbers be x and y. और याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या गिवन है, पहला वाला क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16. सेकेंड वाला सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज मिनिमम. और तीसरा फाइंड द नंबर्स. ठीक है, मैं स्टेटमेंट ज्यादा लिख रहा हूं. तो सम इज 16. वो दो नंबर क्या है जिसका सम 16 होगा? बहुत कुछ है. 14 + 2, 12 + 4, 10 + 6, 8 + 8, बहुत कुछ है. लेकिन हमको पता नहीं वो दो नंबर्स क्या है. लेट इट बी x एंड y. रिलेशनशिप आ गया वेरिएबल और कांस्टेंट का. पहला पार्ट खत्म. सेकंड पार्ट सम ऑफ स्क्वायर्स इज मिनिमम. सो लेट s बी द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स. s क्या होगा? x² + y². दो वेरिएबल है, एक को रिप्लेस कर दो और यहां पे स्टार्ट करो पहला स्टेप. पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. तो यहां x है वेरिएबल, डिफरेंशिएट किया. उसके बाद नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स 0 से इक्वलाइज किया. x का वैल्यू 8 आ गया. 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम और नॉट. चेक करना है. कैसे चेक करेंगे? इसका ds dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना. 4 आ गया. अगर हम यहां पे x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये तो 4 का 4 ही रहेगा ना. तो आंसर ग्रेटर देन 0 ही है. Therefore s is minimum at x equal to 8. I repeat, यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो आंसर 4 का 4 ही रहेगा. मतलब ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है. इसीलिए s is maximum minimum at x equals to 8. फाइंड द नंबर्स. x का वैल्यू 8 यहाँ पुट कर देना, y भी 8 मिल जाएगा. तो नंबर्स हो गए. इज दिस क्लियर? अब देखना एक बार, मैं दूसरा सम अभी कर रहा हूँ. मैं एक बार पहले तुम लोग को ये क्वेश्चन मैसेज कर. आई वांट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन नाउ. सी, read the question and identify three things first. Please note the number. Number 7 मैंने WhatsApp भी किया. Yes, sir. देखना क्या है. देखना क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि इस क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पॉइंट, you know that first point means given. So what is given in this question? Can you tell me? The product of two number is 96 cm². ऐसे मत बोलो, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है तो उसके हिसाब से उसका इज्जत है. The length into breadth is also 96. Area of triangle. इस तरह से बोलना पड़ेगा. बोला तुमने सही, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए. लेकिन फिर भी एप्लीकेशन बेस्ड सम है तो हम लोग उसको थोड़ा यूज करेंगे जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे कि द डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ. एरिया इज 96 cm². एरिया क्या है? फिक्स्ड है. समझ में आया तुम्हारा? ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Area of rectangle is 96 cm² is the first part. Second part बताओ तो क्या मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब कौन सा फंक्शन का हम लोग को मैक्सिमम या फिर मिनिमम जानना है, किस फंक्शन का. ठीक है ना, हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही तो है ना. हम लोग का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम मिनिमम में यही तो है ना कि जानना कि इस फंक्शन का, दिया हुआ फंक्शन का मिनिमम पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा. तो यहाँ पे वो फंक्शन क्या है? यहाँ पे वो फंक्शन है मिनिमम perimeter. Yes, perimeter is least. तो यहाँ पे perimeter of rectangle is least. और तीसरा पार्ट यहाँ पे है find the perimeter and the dimensions. दो चीज, find dimensions and the perimeter. ये दो चीज जानना है. पेरीमीटर भी जानना है और डायमेंशंस भी जानना है. तो देखो हम लोग अपना पूरा सम को ऐसे करके किए, अप्रोच किए कि पहला, दूसरा, तीसरा. प्लीज डू दिस वे ओनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. प्लीज सी, यू मे नो द चैप्टर बट प्लीज डू दिस वे ओनली. ठीक है, पहला स्टेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम. देखो सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 cm². तो एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया 96 cm² बहुत सारे लेंथ और ब्रेथ से आ सकता है. जैसे अगर हम लेंथ 12 ले लें और ब्रेथ 8 ले लें तो भी आंसर 96 cm² आएगा. अगर हम लेंथ 16 और ब्रेथ 6 ले लें तो भी एरिया 96 cm² आएगा. मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस है जिससे एरिया 96 cm² हो. लेकिन हमको चूज करना है वो ऑप्शन, हमको लेना वो वाला है लेंथ और ब्रेथ जिससे एरिया ये आए. ठीक है, लेकिन एरिया ये आने के साथ साथ उसका पेरीमीटर उस डायमेंशन से सबसे मिनिमम होना चाहिए. बात समझ में मैंने क्या बोला?
हम लोग को पता है कि बहुत सारे लेंथ और ब्रेथ, अलग अलग लेंथ और ब्रेथ देखो दिमाग में चल रहा है, 12, 8, 16, 6, बहुत कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में। तो अब हम लोग देखेंगे 24, 6, 4 भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमको इन सारे ऑप्शंस में से वो ऑप्शंस को लेना है जिसपे इसका एरिया उतना ही रहे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर जो है सबसे छोटा होना चाहिए। पेरीमीटर कम, एरिया सबसे ज्यादा, सॉरी एरिया ये अचीव करना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बात? हमको पता नहीं है लेंथ और ब्रेथ क्या है, सो लेट L centimeter and B centimeter be the dimensions, or you can take X and Y, it is not a problem. See, our relations, we will not move to second step until and unless we don't derive the relationship between the variable and the constant. How is variable and constant related? Length into breadth equals to 96. And don't worry students, I have said you that I'll message you all the formulas of insulation. I do not message you, but after today's class, tomorrow, कल तक तुम लोग को मैसेज मिल जाएगा सारा, क्योंकि कल से हम लोग को ऐसा सम्स मिलेगा जहाँ पे बहुत सारा टफ फॉर्मूलाज का जरूरत लगेगा, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जो शायद तुम लोग को याद नहीं है एक बार में, तो मैं सारा फॉर्मूला फॉरवर्ड कर दूंगा नोट पर। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये सब याद नहीं है मेरे को, हम कैसे करेंगे, हम सारा मैसेज कर देंगे तुमको फॉर्मूला। तो L into B, that is area, is what? Length into breadth is 96 centimeters square. Number 2. अब स्टेप नंबर 2 में let P be the perimeter. ठीक है, let P be the perimeter of rectangle. अब बताओ एक बार पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? अगर तुमको ध्यान से, अगर तुम लोग पढ़ा है इंसुलेशन प्रॉपर्ली, तो पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज नथिंग बट द टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री के जो टोटल सम लेंथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का अगर लेंथ L है, ब्रेथ B है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ तो? 12 plus B. 12 plus 2B, 2 twice of L plus B बोलो या 2L plus 2B बोलो। यहाँ पे दो वेरिएबल है, फंक्शन दो वेरिएबल के टर्म्स में, तो एक से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा? 96 by L। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। Now let us start the process of maximum and minimum. So the first step is differentiating the function with respect to the variable, which is L. You may write in terms of B also, that is your choice. So dP by dL, ddL of 2L is 2. This is minus 192 by L square. I think now I don't need to explain you how I am getting differentiation. I think सबका clear है। 2L में 2 constant है बाहर, ddL of L 1. 192 बाहर, 1 by L को हम लोग L to the power minus 1 लिख सकते हैं, और डिफरेंशिएट करके ये मिल जाएगा। Now for the critical point, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dl by dx, dp by dl को 0 से इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो L स्क्वायर हो गया 96, L क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96। लेकिन एक बात बताओ, डायमेंशन कभी नेगेटिव में होता है? नहीं। तो सिंस L इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 इज नॉट पॉसिबल, therefore L equal to root 96 is our critical point. अब जानना है हमको कि ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए, पेरीमीटर फंक्शन के लिए, क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है या नहीं, क्योंकि ये तो जानना है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएटिंग dl by dp by dl with respect to L. So what is ddl of dp dl? ddl of dp dl is d square p by dl square. 2 is a constant, it will be 0,
और अगर तुम पूरा को डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा 384/L³ आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यू कांस्टेंट है 0, 192 बाहर 1/L² को L⁻⁻² लिख के फिर डिफरेंशिएट कर देना, इतना आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पे अलग अलग केसेस दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट L = √96 लिख दो। बहुत कुछ सोच रहा होगा बाप रे रूट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अब तो होगा ही नहीं, ये तो इतना टफ हो गया सब में रूट आ गए, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, टेंशन मत लो। हमको थोड़ी ना जानना है किसका वैल्यू क्या है, हमको बस जानना है कि रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव है। बताओ तो पूरा सॉल्व करके आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव है नहीं तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर P इज मिनिमम एट L = √96। तो हमारा सेकंड वाला स्टेप कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ हमारा सेकंड स्टेप। जानना ये तो था ना कि for the dimensions to be 96 cm², I mean sorry, for dimensions whose area is 96 cm², what is that dimension whose perimeter is least of all? Perimeter is least when one of its dimension, I mean length, is √96. Keeping in mind that this dimension, I mean length, is such that this condition will be satisfied. Based on this condition, based on this given condition, we have calculated L = √96 using the concept of maximum minima, that this L is the point at which perimeter is minimum of all. Correct everyone? Now let us move to step number 3. Find the dimension and the perimeter. Dimension of length and breadth. So now putting L = √96 in equation number 1 में पुट कर देते हैं तो B हो जाएगा 96/L, सॉरी B हो जाएगा 96/L। L कितना है? L है √96। तो बताओ तो एक बार x/√x को हम लोग लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज x का मतलब क्या होता है? √x × √x। ठीक है, वैसे 96/√96 को हम लोग √96 लिख सकते हैं। अपना डायमेंशन मिल गया। अब क्या निकालना है? डायमेंशंस निकल गया, पेरीमीटर। कोई बता सकता है पेरीमीटर जानने के लिए क्या करना है? P मतलब पेरीमीटर जानने के लिए क्या करना चाहिए, बताओ। यस बोलो। 2 लेंथ 2 ब्रेथ वैल्यूज पुट करने हैं। मतलब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक है कि यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ की जगह पे L और B निकाला हुआ है वो पुट कर दो, या फिर दूसरा चॉइस ये कि यहाँ पे सिर्फ L पुट कर दो। दोनों से एक ही आंसर आएगा। क्यों आएगा पता है? क्योंकि ये एक्सप्रेशन को ही मैंने रिड्यूस किया है इन टर्म्स ऑफ L बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। सो कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ पुट करो L और B, या यहाँ सिर्फ L पुट करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि तुम यहाँ पे L और B डालोगे तो वही आएगा, क्योंकि यही एक्सप्रेशन मैंने आगे इन टर्म्स ऑफ L निकाला है बाय यूजिंग 1। और तुम ध्यान दो तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके B निकाला है, तो क्या दिक्कत है? तुम यहाँ पे L और B दोनों पुट कर दो तो पेरीमीटर निकल जाए, या फिर तुम यहाँ पे L खाली पुट कर दो तो पेरीमीटर निकल जाए। बात बराबर है। Therefore, the least perimeter is, तुम्हारे पास दोनों चॉइस है, तुम कोई भी यूज कर सकते हो। मैं ये यूज कर रहा हूं पहला वाला, twice L plus B, twice √96 plus √96 is 2√96, that is 4√96। √96 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ तो? 4√6 ना, 4√6 लिख सकते हैं ना, 4 × 16, यस। तो ये हो गया 16√6 सेंटीमीटर। डोंट फॉरगेट राइटिंग सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द लीस्ट पेरीमीटर। तब वो रेड्यूस फॉर्म में लिखना जरूरी है 16√6 4√96 लिख देना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कुछ खास कुछ नहीं है, बट लिख देना चाहिए। तो हमारा दो आंसर्स लास्ट में कैलकुलेट करना था तीसरे पॉइंट के हिसाब से। डायमेंशन, तो ये रहा डायमेंशन, लिख देना तुम लोग यहाँ पे। देयरफॉर द डायमेंशंस आर √96 सेंटीमीटर ईच and this is the least perimeter. All right students, I hope your concept is clear now. क्या करना चाहते हैं हम लोग? तो देखो the question one so that it's clear now. See, so after copying this sum,
here is a question which you all have to do, and the question is find the dimensions. क्या? Find the dimensions, if it is not readable and reading once, of a rectangle whose perimeter is 48 centimeter square. Sorry, perimeter is 48 centimeter, whose area is maximum and whose area is maximum. Also find the maximum area. यही हमको करना है सर, ठीक है? तो एक बार ये कॉपी करो और उसके बाद ये वाला सम करो सबको, ठीक है? मैं टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो।